लोकसभा चुनाव के बीच भूटान जाएंगे पीएम मोदी। कल भूटान के लिए होंगे रवाना। पड़ोसी पहले नीति पर जोर देने के अनुरूप का लक्ष्य। वरुण गांधी पर अब अखिलेश यादव की नजर। बीजेपी की लिस्ट से पहले पीलीभीत सीट को लेकर दिया बड़ा संकेत। लोकसभा चुनाव के पहले फेज का नामांकन शुरू। जयंत चौधरी बोले, बीजेपी के लिए दरवाजे खोलिए। राज्यभर का राहुल और अखिलेश पर तंज। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन। इनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को दी थी चुनौती। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते। और कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। घर में सो रहे 2 भाइयों की जलकर मौत। परिजनों में कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। मायावती यूपी की सभी 80 सीटों पर जनसभा करेंगी और जोनल कोऑर्डिनेटर को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के बाद जनसभा करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो जनसभा के जरिए प्रचार प्रसार करेंगी अब बीएसपी सुप्रीमो और पूरी तैयारी जनसभा की हो चुकी है। जोनल कोऑर्डिनेटर को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के बाद जनसभा का आयोजन। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, मायावती यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अब जनसभा करने की तैयारी है, यानी कि जनता के दिल तक पहुंचने की पूरी तैयारी नजर आ रही है बीएसपी सुप्रीमो की। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशियों इस बार लोकसभा चुनाव में देखिए को पार्टी के तरफ से कोई ऐसा जो है लिस्ट नहीं जारी की जा रही है। जो जोनल कोऑर्डिनेटर है इनके माध्यम से उस लोकसभा के जो प्रभारी है उनके माध्यम से प्रत्याशियों की घोषणा वहां की जनता के बीच में की जा रही है। और उसी के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक गाइडलाइन आई है कि जितने भी लोकसभा प्रत्याशी जो है घोषणा हो जा रही है और जब अंतिम चरण में सबकी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी तो सब हर लोकसभा क्षेत्रों में मेरा कार्यक्रम लगेगा और वहां पे जनसभा को हम संबोधित करेंगे। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला बीएसपी का बहुत पुराना रहा है, उसी फार्मूले पर टिकट का वितरण और उसी पे पूरे प्रचार पूरा सब कुछ उनका ये कार्यक्रम तय हो गया है। इसके लिए जो जोनल कोऑर्डिनेटर है और तमाम जो जिला अध्यक्ष है और उसके बाद जो सेक्टर प्रभारी है इन सबको जिम्मेदारी दे दी गई है कि जैसे ही प्रत्याशी घोषणा हो जाती है सब अपने तैयारी में लग जाएं। बिल्कुल कौशलेंद्र, देखा जाए तो एकला चलो की नीति बीएसपी सुप्रीमो की और अब जनसभा का आयोजन है, इसके जरिए क्या जनता के दिल तक पहुंच पाएंगी, क्योंकि चुनौती बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जैसे देखा जाए क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं किया है, अकेले इस बार चुनाव में लड़ रही है। तो उसके लिए अगर देखा जाए क्योंकि उनके निशाने पे सत्ता और विपक्ष के जो तमाम इंडी गठबंधन जैसे इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, इन सभी नेताओं उनके निशाने पे है और वो लगातार सब पे जो है बोल भी रही है जो प्रेस रिलीज के माध्यम से। हालांकि वो मीडिया के सामने उतना नहीं आती है, लेकिन जो उनके तरफ से पार्टी की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है उसमें आप देखती होंगी कि तमाम जो नेता है चाहे वो विपक्ष को चाहे सत्ता पक्ष उन पे हमेशा जो है कुछ न कुछ बोलती रहती है। इसीलिए अगर एकला चलो की अगर बात की जाए तो जो प्रत्याशी घोषणा हो रही अगर गठबंधन ना हुआ हो किसी से हुआ होता तो ऐसी स्थिति ना होती। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लखनऊ से यह अहम खबर सामने आ रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर अब जो गंभीरता है वो बीएसपी सुप्रीमो की नजर आ रही है, क्योंकि 80 सीटें हर एक राजनीति पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और इसी को लेकर अब जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से जनसभा के लिए अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब इन पूरी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। जनसभा के जरिए अब जनता के दिल तक पहुंचने की कवायद तेज हो गई है।
बढ़ते आगे बात करते हैं चुनावी शंखनाद नामांकन से आगाज। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 19 अप्रैल को पहले चरण की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और आज से इन सीटों पर नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश में चुनाव की शुरुआत अब पश्चिमी यूपी से हो रही है और पहले चरण का अगर जिक्र किया जाए तो लोकसभा की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए चुनाव होगा। आज से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भी शुरू हो गए। 27 मार्च तक नामांकन के बाद 28 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। और इसी खबर पर संदीप मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज से आगाज हो चुका है नामांकन प्रक्रिया के, यानी कि लोकसभा 2024 का जो रण अब तक चल रहा था उसको लेकर के जो नामांकन प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 8 जिलों में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी अभी पहले चरण के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो जिले हैं वहां पर इसकी नामांकन प्रक्रिया की आज की शुरुआत होगी। पीलीभीत, कैराना, सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आज से जो है इसकी शुरुआत होगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब तक शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही साथ में कई बिंदुओं को लेकर के इस बार की जो खास होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी वहां पे बना के रखी है, बैरिकेडिंग लगा दिया है। 5 लोगों के अलावा कोई और 30 व्यक्ति जो है अंदर जा नहीं सकता है। तो यानी जो भी व्यक्ति नामांकन करने के लिए जाएगा वहां पर उसका एक 5 लोगों का पैनल होगा, वही वहां पर अंदर जा करके नामांकन प्रक्रिया में अपना नाम दाखिल करा सकता है। इसके साथ ही साथ कई गाइडलाइन भी इस बार जो है जारी की गई हैं कि कैसे इस बार नामांकन होने हैं। इस नामांकन की शुरुआत जो है आज से हुई है और ये 27 तारीख तक चलेगी। इसके साथ ही साथ बात करें तो 28 तारीख को पर्चा देखा जाएगा, 30 तारीख को पर्चा वापस करने का एक आपका समय होगा। तो इस तरीके से नामांकन प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हुई है, आगाज हो चुका है। अब कितने लोगों ने पर्चा भरा है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ ये है कि जहां पर अभी तक हम 8 सीटों की बात करते हैं, यहां पर 3 सीट भारतीय जनता पार्टी पहले 2019 के चुनाव में निकाल चुकी है। बाकी सीटों की अगर बात करें तो सपा और बसपा का जो गठबंधन था उस गठबंधन के तहत जो है सीटों का बंटवारा हुआ था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये काफी महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं और 8 सीटों को लेकर के नामांकन जो पत्र है वो दाखिल होने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल। हमेशा से एक सवाल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उठता रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो उसे संपन्न कराने के लिए एक बड़ी चुनौती होती है अक्सर प्रशासनिक अमले के सामने। तो इस बार क्योंकि तैयारियां काफी वृहद स्तर पर नजर आ रही हैं, संदीप, जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं पहले से? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग ने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो साफ तौर पे उन्होंने एक बात कही थी कि इस बार शांतिपूर्वक और शांति ढंग से इस बार के चुनाव जो है संपन्न कराए जाएंगे। नए वोटरों को जोड़ा गया है, कुछ यूथ है उनको जोड़ा गया है और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। तो यानी कि व्हील चेयर वगैरह जिससे लेकर के बहुत सी सुविधाएं जो होती हैं उन सुविधाओं का पूरी तरीके से इस बार उनको दिया जाएगा। साफ तौर पर जहां पर भी निर्वाचन वोट पड़ेंगे, जहां पर बूथ बनाए जाएंगे, वहां की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हर जगह पे एक स्मार्ट बूथ बनाया गया है। इसके साथ ही साथ में स्मार्ट साथ वहां पे पानी पीने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ में जो लोग वहां पे रुकना चाहते हैं या किसी का इंतजार करते हैं तब जाकर के अपनी वोट डालते हैं, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा लाइन लगी हो, भीड़ बने हो, तो वहां पर थोड़ी देर इंतजार करने का भी समय जो है वो दिया गया है। तो कई तरीके से प्रकार से इस बार की सुविधाओं की अगर बात करते हैं तो सुविधाओं में निखार किया गया है। इसके साथ ही साथ में इस बार चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्ती के साथ में वोटिंग परसेंटेज पर विशेष तौर पे ध्यान देगा कि कैसे इस बार की वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ेगी। साफ तौर पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उस सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से पहले रही है उससे और बेहतर करने का प्रयास रहेगा कि इस बार बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो। चारों तरफ जो है पुलिस का जो कर्मी होंगे वो तैनात होंगे।
इसके साथ ही साथ जो प्रत्याशियों के साथ की जो एक टीम, जो एक पैनल होगा 5 लोगों का, वो अंदर एंट्री करेगा। तो तमाम चीजों को लेकर के इस बार निर्वाचन आयोग जो है पहले से ज्यादा सख्त हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव जो है कराने के लेकर के, साकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ चुनाव आयोग भी गाइडलाइन जो है लगातार जारी कर रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो निर्वाचन आयोग की पूरी सतर्कता कितनी कारगर सिद्ध होती है, यह फिलहाल आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 27 को जिस तरीके से पर्चा भरा जाएगा, 30 को वापसी होगी, तो इसको लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होना है और पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। चुनावी मौसम है, टिकटों की मारामारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मायूस हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी परिवार से शायद इस बार इन दोनों सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ने ना आए। 2019 का चुनाव अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे, इस बात पर संशय बरकरार है। 2004 का अगर जिक्र किया जाए तो रायबरेली से पर्चा भरने के बाद सोनिया गांधी ने अपनी सास यानी कि इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रायबरेली से जो रिश्ते की डोर जोड़ी थी, वो अब टूटती नजर आ रही है। और ऐसे में दोनों संसदीय क्षेत्रों के तमाम कांग्रेसी दिल्ली में डेरा जमाए हैं। लगातार वो इस बात का दबाव बना रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार के सदस्य ही चुनावी मैदान में नजर आए, चुनाव लड़े। कुछ नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान से टकरा गए। क्या कुछ बातचीत हुई इस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप के न्यूज इंडिया देख रहे हैं। लोकसभा 2024 का ऐलान हो चुका है। तमाम, आपने देखा होगा, तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता जिन्हें चुनाव लड़ना है, वो राजनीतिक दलों के मुख्यालय दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं, नेताओं के दफ्तरों के अपने अपने टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें टिकट नहीं राहुल गांधी चाहिए, जिन्हें टिकट नहीं प्रियंका गांधी चाहिए। ऐसे लोग हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। अमेठी और रायबरेली से बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अब इस बार राहुल गांधी को अमेठी लेकर ही जाएंगे। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। आपको पता है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ दी है, राज्यसभा राजस्थान से वो जा चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए टिकट नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार लड़े। ये लोग यहां तक करने को तैयार है। वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो वो AICC के मुख्यालय में धरना देंगे। ऐसे ही लोगों से हम मुखातिब हो रहे हैं जो अमेठी से आए हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर ही जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आपको लग रही है कि आप राहुल गांधी को लेकर जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, अभी तक उनकी कोई दावेदारी नहीं, स्पष्ट भी नहीं किया है। राहुल गांधी की जरूरत क्या है अमेठी में? उत्तर प्रदेश में अमेठी बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। ऐसी क्या जरूरत राहुल गांधी को लेकर है जो आप लोग धरना तक देने को तैयार हैं? अमेठी उनका परिवार है, अमेठी उनका घर है। अमेठी से उनका पारिवारिक नाता रहा है, नेहरू गांधी परिवार, मोतीलाल नेहरू गांधी परिवार का नाता। जहां से संजय गांधी जी चुनाव लड़े, जहां से स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी चुनाव लड़े, जहां से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी, जहां से गांधी परिवार के सभी सदस्य चुनाव लड़के जीतकर लोकसभा गए थे, देश के प्रमुख पदों पे बैठे थे, देश के प्रधानमंत्री हुए, वही पद है। पहली बार राहुल गांधी जी अमेठी से खेलते खेलते बड़े हुए और बड़े होकर प्रियंका गांधी जी आपस में वहां काफी उनका यादें हैं उस अमेठी में कि गलियों गलियों में निकल जाते थे, घरों में चले जाते थे, गरीब किसानों के घर रहते थे, वही अमेठी है। तो उस अमेठी के लोगों के अभी खुशी का माहौल नहीं है। जैसे गलत खबरों के माध्यम से चल जाता है कि राहुल जी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, अमेठी छोड़ रहे हैं, ऐसे अमेठी में कई घरों में खाना बनना भी बंद हो जाता है। बड़े अमेठी में डरावने के माहौल है, डराया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा। खासकर कांग्रेसी पूरी अमेठी थी, अमेठी के लोगों को धमकाया जा रहा है, अमेठी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन सभी ना हो पाए अमेठी में। राहुल गांधी क्यों आए अमेठी? आप लोगों ने पिछली बार अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को चुनाव हराया और क्या वो
उनको दोबारा आना चाहिए क्या? क्या आप अमेठी ने उनके साथ क्या फर्ज निभाया है? गलतियां तो अपनों से ही होती है। राहुल गांधी को पूरा जो है अमेठी परिवार मानता है और पूरा ही परिवार हम लोगों को भेजा है संदेश, राहुल जी को वापस लेके आना। हमारे बाबा, हमारे माँ बाप, जो हमारे भाई बहन है, पूरी अमेठी की जनता भेजी है कि राहुल भैया को फिर से लाओ वापस। इसलिए हम लोग आए हैं, चाहे जैसे कहीं बैठ जाना है, लेकिन राहुल जी से हाँ करवा के ही जाना है हम लोग। आप लोगों की कोई बात हुई राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से या उनके लोगों से? और इस संदर्भ में आप लोग क्या आज राहुल गांधी से या उनके लोगों से क्या मिल रहे हैं, उनकी टीम से? आज अभी तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ शाम को जो है मिलने के लिए बोला गया है, अनुशासन दिया गया है। इस प्रियंका जी ने बोला अभी आज मीटिंग जैसे मीटिंग से बाहर निकली, दीदी ने बुला के बोला शुभम जी अमेठी आइए और मैं तुमसे मिलती हूँ, और पूरा अमेठी के बारे में दीदी को बताया। दीदी अमेठी को बहुत प्यार करती है और रायबरेली अमेठी को बड़ा प्रेम से बोली कि नहीं शुभम जी तुम आपसे आपकी पूरे अमेठी के लोगों से मिलते हैं, जल्द ही कभी भी मैसेज आ सकता है, कभी भी अमेठी के लोगों से मुलाकात हो। आपका लगता है क्या कि राहुल गांधी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल आएंगे, उनका पारिवारिक नाता है। हम लोग इसीलिए उतने दूर से आए हुए हैं। हमारा अमेठी की जनता हम लोगों को ये संदेश देके भेजी है कि राहुल जी को लाना है, तभी हम लोग जो है यहाँ से जाएंगे। अगर ये निश्चित करके वहाँ से आए हुए हैं कि जब तक हम राहुल जी ये नहीं कह देंगे कि हम अमेठी से लड़ेंगे, या दीदी जब तक ये कह नहीं देंगे रायबरेली से लड़ेंगे, तब तक हम लोग यहाँ जाएंगे नहीं। यहीं पे हम लोग मुख्यालय पे धरना लेके रहेंगे जी। ऐसी कौन सी वजह है जो राहुल गांधी आप कांग्रेसियों के लिए जरूरी? बहुत सारे दूसरे भी नेता हैं, जो बहुत सारे ऐसे दूसरे भी नेता हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि गठबंधन में आप लोग हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली की सीट तो हमेशा से गठबंधन जैसी ही रही है, वहां पर कोई विपक्षी दल नहीं लड़ता रहा है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? आप क्या कॉन्फिडेंट हैं आप सबकी राहुल गांधी वहां आएंगे और आपका जो परिणाम है आप लोगों के पक्ष में होंगे? ये हम ही नहीं, पूरा अमेठी परिवार कॉन्फिडेंट है। इसलिए हमको अमेठी के पूरे परिवार ने ही भेजा है कि राहुल जी को लेके आइए। और राहुल जी को अमेठी न, राहुल जी को की जरूरत पूरे देश को है, उत्तर प्रदेश को है। अमेठी के एक परिवार रहा है, क्योंकि वहीं से ही उन्होंने एक राजनीति की शुरुआत की थी। हमारा भी लगाव है, हम लोगों को भी लगाव है। जो विकास हुआ है वहाँ पे वह भी वहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में स्मृति ईरानी सांसद द्वारा जो छलावा अमेठी की जनता को दिया गया था, उसमें जनता थोड़ा लोभ में आ गई थी। इसी कारण थोड़ा हम लोगों से गलतियां हुई। हम लोग माफी भी राहुल जी से मांग रहे हैं, अमेठी जनता माफी मांग रही है कि राहुल जी पुनः आए, और जब तक राहुल जी आएंगे नहीं हम लोग यहाँ से किसी भी तरह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बहुत विकास कराया है, ऐसा लगातार बीजेपी के लोग कहते हैं कि बहुत सारा विकास कराया, ऐसा लोग कहते हैं। और बीजेपी में दावा कर रही, बहुत सारे वो अक्सर वो अमेठी में रहती हैं, कभी भी वो इस बात का एहसास नहीं उन्हें देती कि नहीं वो बाहरी है या अमेठी की रहने वाली नहीं। एक तरीके से उन्होंने अपना घर भी बना लिया, ऐसा बार बार वो कहती हैं। उसके बाद भी बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने कराए हैं। उसके बाद भी ऐसा क्यों आपको लगता है कि लगातार स्मृति ईरानी इस बात को कहती हैं कि गांधी परिवार ने यहाँ कुछ नहीं किया, गांधी परिवार ने कोई विकास नहीं किया, गांधी परिवार ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया? तो फिर तो आप लोगों को मुझे लगता है कि विकास चाहिए या नाम चाहिए गांधी परिवार का? विकास और नाम चाहिए। गांधी परिवार ने जो विकास किया है स्मृति ईरानी ने वो काम नहीं किया है, वो सिर्फ चैनल और पेपर में किया है। जमीन पर जाकर चेक करेंगे तो वो काम नहीं दिखाई पड़ेगा जो गांधी परिवार ने किया है। वो गांधी जो हमारे यहाँ के अमेठी की जनता के साथ कुछ लोगों ने भूल कर दी है, वो इस बार भूल नहीं करेगी। वो जनता वो बहकाव में आ गई थी। उन्होंने छलावा किया है, 13 रुपए किलो चीनी जो है और 300 रुपए सिलेंडर दावा किया था। आज जो है वो कहाँ गए? वो हम लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिना अमेठी सुन। ये और बिल्कुल तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की ही भूल है। आप सुनिएगा, इसको चलाइएगा जरूर। तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की ही भूल है। और राहुल गांधी अमेठी मांगे, अमेठी मांगे, अमेठी जनता करे पुकार, अमेठी जनता करे पुकार, अमेठी की जनता करे पुकार, राहुल भैया अब की बार। अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार को बेहद प्यार करते हैं। आपने देखा ये लोग आए हैं और इनका दावा है कि जब तक वो राहुल गांधी से हामी नहीं भरवा लेंगे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तब तक ये यहां से जाएंगे नहीं। दुर्गेंद्र चौहान, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली।
बढ़ते आगे, शिक्षा विभाग का एक और साधना सामने देखने को मिला, जहां पर आज से शुरू हुई प्राइमरी पाठशालाओं के छात्रों के पेपर में एक बड़ा खेल शिक्षा विभाग का खुलकर सामने आया, जिसमें कक्षा 4 से 5 के छात्रों के पेपर में प्रश्न एक ही दिया गया था और छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और इसकी भनक जैसे ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया। फिलहाल कोई भी आला अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। स्कूलों में पेपर दे रहे छात्राओं से जब बात की गई तो छात्राओं ने मीडिया को ये प्रश्न पढ़कर बताए। जब कक्षा 4 व 5 के छात्राओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सारे प्रश्न एक होने से थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं। स्कूलों पर तैनात परीक्षा प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कक्षा 4 और 5 के प्रश्न एक ही हैं और जानकारी होने पर अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैम, आज बच्चों के पेपर हैं। जी सर, आज गणित का पहला पेपर हुआ है। पहला पेपर है 20 तारीख से स्टार्ट हुए हैं और कक्षा 4 और 5 का दोनों का ही गणित का पेपर चल रहा है। जी सर, पेपर चल रहा है अभी सुनने में आया कि 4 और देखने में आया कि 4 और 5 के जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन सेम हैं। जी सर, ये मैंने खुद भी देखा है, 4 और 5 के कुछ क्वेश्चन सेम दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा एक जैसा ही पेपर दिया हुआ है 4 और 5। उसके लिए आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया? जी हाँ सर, अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया है कि पेपर एक जैसा ही आया हुआ है, कुछ प्रश्न एक जैसे। रायबरेली में शिक्षा विभाग का एक और कारनामा देखने को मिला है। अगर ऐसे में बात करें तो आज से प्राइमरी स्कूलों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। अगर एक प्राइमरी स्कूलों की परीक्षाओं में एक तो बड़ा गड़बड़ झाला देखने को मिला है। आपको बता दें कि हरसिद्धपुर ब्लॉक के ऐसे कुछ विद्यालय हैं जहां पर कक्षा 4 व 5 के छात्रों को जो पेपर मिला है उसमें प्रश्न सेम मिले हैं, यानी कि एक ही प्रश्न मिले हैं। ऐसे में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहां पर जो प्रभारी बनाए गए, जो प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य जो प्रभारी बनाए गए, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जानकारी मुझे मिली जब हमने पेपर पढ़ा तो देखा दोनों पेपरों में एक जैसे ही सवाल है। जब ऐसे जानकारी मिली तो ऐसे ही हमने अपने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी शिक्षा के पहलुओं पर बहुत ध्यान देने की बात करती है और शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात करती है, लेकिन ऐसे में उनके माथत ही पलीता लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग के इस कारनामे पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मनीष अवस्थी से न्यूज, रायबरेली। खबर बागपत से है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत की विजय राजेश सिसोदिया की चतुर्था कोर्ट ने पिता और उसके 3 पुत्रों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठिन कारावास की सजा और 80,000 रुपये जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि लगभग 13 माह पूर्व छपरौली थाना क्षेत्र के कोडी गांव में सतेंद्र का गांव के ही कमल उर्फ कल्लू मोहित और सूरज के साथ मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें सतेंद्र को गंभीर चोटें आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सतेंद्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित सतेंद्र के परिजनों ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा है कि न्यायालय पर पूरा विश्वास था। ये प्रस्तुत मामला राज्य बनाम कुंवरपाल आदि के नाम से था। धारा 304 आईपीसी एवं 504 सह धारा 34 आईपीसी में ये वाद चल रहा था। इसे मुख्यतः पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे द्वारा 13 माह के भीतर ये इस मामले का निस्तारण कराया गया है तीव्रता के साथ। सन 2023 का ये मामला था। ग्राम कुर्डी, थाना छपरौली अंतर्गत ये क्षेत्र में आता है। इसमें 4 आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो कुंवरपाल जो है एवं उसके 3 लड़के, उनको सजा सुनाई है, जिनमें से उनके नाम क्रमशः एक मोहित है, कमल है और एक सूरज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक विधवा महिला पर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। महिला का आरोप है कि उसका दबंग देवर उसके मकान पर कब्जा कर रहा है। महिला ने उसकी शिकायत स्थानीय थाने पर कई बार की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद से उसका देवर उसके घर को कब्जाने के लिए कोशिशें कर रहा है और आए दिन गुंडे लेकर घर पहुंचता है और उसके किराएदारों को डरा धमका कर खाली करवा रहा है। महिला की शिकायत के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। मेरी शादी हसन इनायत से पीरगांव में हुई है और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है 2 साल पहले हार्ट अटैक से। और मेरा देवर जो मेरी पुश्तैनी जमीन वैसे थाना सदरगंज के अंतर्गत थी, वहाँ पे मेरा पुश्तैनी घर है, उस पर मेरे देवर शहीद इनायत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है 10-20 गुंडों के साथ मिलकर। क्या उनका हिस्से में क्या पुश्तैनी जमीन किससे नहीं मिली थी? नहीं, वो अपने हिस्से की जमीन बंटवारा मेरे शहर के सामने भी रह चुकी थी और बंटवारा करके अपनी जमीन बेच चुके हैं और मेरी जमीन के एग्रीमेंट 2016 में कर दिया था, जिसका हमें जानकारी में नहीं था। अब इन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत आप इससे पहले कही थी? हम 3 महीने से थाना सदरगंज एडिशनल एसपी के यहाँ सब जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज हम एसपी साहब के सामने पेश हुए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। बदायूं की घटना ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी के फैलाए अपराध के जंगल राज में आचार संहिता के बाद भी अपराध फल फूल रहा है। आचार संहिता लगने के बावजूद भी जिस तरीके से अत्याचार दिन पर दिन अपराध हो रहा है, बदायूं की घटना ने एक बार फिर से शर्मसार किया है। क्योंकि कारण है, जिन आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारियों को संरक्षण भाजपा ने दिया था, वही तो आज पदों पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध समाप्त हो गया। वो अपराधियों की जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज बदायूं जैसी घटना का जो सामने इतनी दुखद घटना हुई वो ना होती। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार में प्रदेश अपराध का जंगल राज बन चुका है। अब इससे मुक्ति के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश के मतदाता भाजपा का सफाया करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाना नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो अपराधी उनके सरकार में फलते फूलते हैं। खबर कायमगंज से है, जहां होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद अचानक छापेमार की कार्रवाई कर रहा है और खाद्य पदार्थों के 13 सैंपल संग्रहित किए गए और 50 किलोग्राम रंगीन कचरी को सीज किया गया। 20 किलोग्राम छेना जो था उसे नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त और जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में आगामी होली त्योहार के दौरान मिलावट और प्रभावी रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 मार्च से 24 मार्च तक विशेष अभियान के तहत नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य सैयद शाह नवाज हैदर आबिदी के निर्देशन पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार राय के कुशल नेतृत्व में ये कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बिजनौर लोकसभा चुनाव 2024 प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो चुकी है। बिजनौर जिले की नगीना और बिजनौर दोनों सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विकास भवन से लेकर नुमाइश मैदान तक बैरिकेड्स किया गया है। 4 सीओ, 14 थाना प्रभारी, 247 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। दरअसल लोकसभा 2024 आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बिजनौर जिले की बिजनौर सीट और नगीना लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसके प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया आज 20 मार्च से शुरू हो गई है और कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी न्यायालय में नगीना लोकसभा के नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि एडीएम प्रशासन की कोर्ट में बिजनौर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया करीब 10 से 3 बजे तक विकास भवन से नुमाइश मैदान तक कलेक्ट्रेट से होकर जाने वाली सड़क बंद रहेगी और विकास भवन और नुमाइश चौराहे पर बैरिकेड कर दिया गया है। हमारे निर्वाचन प्रक्रिया के जो नामांकन का कार्य होता है, आज उसका प्रथम दिन है। आज मेरे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, औपचारिक नोटिफिकेशन इलेक्शन का। हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन होगा, बिजनौर और नगीना।
बिजनौर के लिए सीडीओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और नगीना के लिए मैं स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर होऊंगा। दोनों हमारे न्यायालय एडीएमई के और हमारे न्यायालय को नॉमिनेशन रूम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नॉमिनेशन से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट की गई है। जो भी बैरिकेडिंग कराने का आयोग का दिशा निर्देश है उसके क्रम में बैरिकेडिंग करा ली गई है। आज से हम लोग नामांकन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिला गुरदासपुर प्रशासन ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए मिशन स्वीप के तहत सीमावर्ती गांव देहरीवाल किरण के घोड़ामले के युवा गुरदूत सिंह बाजवा के नेतृत्व में गांव में होका देने वाले के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ में ही सिंह पूरे जिला प्रशासन और युवाओं ने मिशन स्वीप में भाग लिया और उन्हें इन लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करके देश के भविष्य के लिए अच्छे उम्मीदवारों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गांव देहरीवाल से शुरू हुए इस घोड़सवारी कारवां में घोड़सवारों ने भाग लिया। इस एक्टिविटी के माध्यम तो मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ अपील करना चाहांगी कि सारे अपने ਜਿਹੜਾ राइट टू वोट है ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ वोट पाओ ਤੇ इस इलैक्शंस ਨੂੰ सक्सैसफुल बनाओ। ਅਸੀਂ बहुत सारे इंतजाम ਕੀਤੇ हैं पर वो इंतजाम तभी सक्सैसफुल गए जे सारे अपने ਜਿਹੜਾ राइट टू वोट है ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ अपने वोट पान ते इलेक्शंस में सक्सेसफुल बना। थैंक यू। आज केड़े कलानौर तक जी पूरी इवेंट वहाँ तक कैरी आउट होगा एंड आई एम वेरी होपफुल कि सारे बच्चों को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी और सिर्फ बच्चों को ही नहीं इवन इंदौर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन कार्य के संचालन और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया गया और आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक इंदौर जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों और अपने पंप पर डेड स्टॉक को छोड़कर वितरण योग्य पेट्रोल 2000 लीटर और डीजल 3000 लीटर रिजर्व स्टॉक रखा जाना सुनिश्चित किया जाए और पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरतने पर तत्काल विधिया सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत पहले से ही हम लोगों ने इस चीज़ को अनिवार्य कर रखा है और सभी तरीके का स्टॉक रखना और उससे जो संबंधित स्टॉक वहाँ का है उसको मैच करना, दोनों चीज़ें अनिवार्य है। समय समय पर हमारी टीम चेक करती रहती है। अगर कहीं पर इस तरीके की चीज़ पाई जाती है तो निश्चित रूप से वो ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में आता है और उसके आधार पर कार्रवाई होती है। पिछले दिनों पेट्रोल पंप संचालकों को लेकर एक आदेश जारी किया था जिसमें जब भी वो रिफिलिंग करेंगे तो पेट्रोल पंप को बंद करेंगे, टैंकर खड़ा रहता है। उस समय आपकी एक घटना भी सामने आई थी, लेकिन अब जो है फिर से वही शुरू हो गई स्थिति के लोग पेट्रोल डलाते हैं उसी समय रिफिलिंग का काम भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इस बात की जांच करेंगे, एक बार पुनः उनका ओरिएंटेशन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है और इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। पिपलौदा, बड़ा ढोढर में पुलिस प्रशासन ने पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया और जो मुख्य मार्गों से होते हुए थाने तक पहुंचा और इस दौरान पुलिस ने लोगों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसडीओपी शक्ति सिंह पिपलौदा, थाना प्रभारी रेखा चौहान बड़ावड़ा, थाना प्रभारी हरीश जेजुलकर और तमाम जो जवान थे इस बीच मौजूद रहे। बढ़ते आगे, होली से 8 दिन पहले रविवार को होलाष्टक लगते ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बैरागी समुदाय ने मंदिरों में भक्ति गीत गाकर और गुलाल खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत की है। देखिए ये रिपोर्ट। होली से 8 दिन पहले रविवार को होलाष्टक लगते ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बैरागी समुदाय ने मंदिरों में भक्ति गीत गाकर और गुलाल खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत की।
पूरे होलाष्टक में रघुनाथ जी के दरबार में बैरागी समुदाय के लोग शाम की पूजा के समय में होली गीत गाते हैं और उन लोग के साथ जब और जांच की अपना ताल से रघुनाथ जी की पूजा होती है। कुल्लू में होली का महोत्सव 40 दिनों तक चलता है, यानी इस साल 14 फरवरी से शुरू हुआ होली उत्सव 25 मार्च तक चलेगा। इन 40 दिनों में बैरागी समुदाय के सदस्य घाटी के मंदिरों में जाते हैं और भगवान रघुनाथ को समर्पित गीत गाते हैं। कुल्लू जनपद में होली का एक बहुत विस्तृत इतिहास है। 17वीं शताब्दी में भगवान रघुनाथ जी जब कुल्लू पधारे तब से सीधे रुख करते हैं कांग्रेस मुख्यालय का। सीधी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। तो पप्पू यादव की जो पार्टी है, बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खरगे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खरगे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते। उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है। एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक के हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी
जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए साथ साथ 130 करोड़, जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। हम पूरी पार्टी के साथ, हम अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है और लगातार हमारे बेटे जो डीयू से क्रॉस किया, सार्थक रंजन, पत्नी का भी तो नाम लीजिए। अब वो कांग्रेस की लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है। और हाँ, इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी, कहावत है, ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है, तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है, ना हम उनके दिल से निकले ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि वो जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत पुनः सब लोगों का। ये लिस्ट में अपने खास तौर पर विशेष रूप से जिन्होंने हमको फोन किया, पवन खेरा साहब, जिनकी भाषा ही, जिनकी त्वरित जवाब ही काफी है, इनके सम्मान के साथ अपने बिहार प्रदेश के सीएलपी लीडर का सम्मान करते हुए मोहन प्रकाश जी का और अपने अध्यक्ष का सबका सम्मान करते
चलिए, तो जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव की जिसका विलय कांग्रेस में हुआ, यानी कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और जो विचारधारा है और कितनी मजबूती आने वाले वक्त में कांग्रेस को मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पूर्णिया से उम्मीदवार भी घोषित किए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, इस बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, बाइक सवार युवक ने छात्रा को पीटा है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, बाइक सवार युवक ने छात्रा को पीटा। गोमती नगर में छात्र की जमकर पिटाई। तो IMRT कॉलेज के बीकॉम छात्र की दबंगई सामने आई है। छात्र यश चोपड़ा के सिर पर गंभीर चोटें आई। बाइक सवार युवकों ने छात्र को जमकर पीटा। स्कूटी सवार सुमित सूर्यांश पर FIR दर्ज कराई गई है। तो अन्य अज्ञात युवकों पर भी FIR दर्ज कराई गई। विपुलखंड IMRT कॉलेज के सामने की यह घटना बताई जा रही है। शिवा शर्मा से खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। शिवा, क्या वजह का पता चला, क्या वजह रही इस घटनाक्रम के पीछे? देखिए, यश चोपड़ा नाम का एक जो शख्स है वो छात्र है, लखनऊ के गोमती नगर में IMRT कॉलेज है और बीकॉम सेकेंड ईयर का वो छात्र है। ये बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर उसकी जो कजन बहन है उसकी वो साथ दे रहा था, और एक जिस लड़की से उसका विवाद हुआ था, उसी विवाद को लेकर के जो उसकी लड़की के जो दोस्त थे, उन्होंने कल दोपहर 1:30 बजे IMRT के गेट नंबर 3 पर आकर के यश चोपड़ा की जमकर पिटाई की। और सिर्फ वजह यही थी कि वो अपनी बहन की जो साथ दे रहा था उससे जो उसकी दोस्त की लड़ाई हुई थी। और क्योंकि ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पे मैसेज को लेकर के उससे अपनी बहन का बीच बचाव किया था, इसलिए जो उसके जो पुरुष दोस्त थे, जो उसके आसपास के लोग थे, उन्होंने यश चोपड़ा की कॉलेज में आकर के जमकर पिटाई की और इससे उसको काफी चोटें आई है, उसके सर पे गंभीर चोटें आई है। फिलहाल जो कल ये मारपीट हुई है, आज उस पूरे प्रकरण में गोमती नगर थाने में एक FIR दर्ज कर ली गई है। दो लोगों के नामजद FIR दर्ज की गई है। तो क्या गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, 2 लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो लोग मारने आए थे उसमें सूर्यांश, सुमित, काका, कार्तिक और तकरीबन 6 से 7 लोग शामिल थे, जो गैंग बना करके आए थे, मारने के खिलाफत से आए थे। ये जरूर छात्र का यश का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो IPC की धारा 307 है, यानी कि जानलेवा हमले की धारा है, वो पुलिस ने नहीं लगाई है। उसको पुलिस को लगाना चाहिए था। बहुत मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में जो छात्र है वो दोबारा उस पर हमला कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, क्योंकि इन जो धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है 323 और 506 में, वो बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि 151 महज चालान हो सकता है। इसलिए छात्र को थोड़ा डर है कि अगर वो लोग तुरंत ही अगर थाने से छूट कर आ जाएंगे तो उसकी जान को खतरा है। फिलहाल पुलिस अफसरों का आश्वासन है कि सभी जो आरोपी है, जो गैंग बना करके छात्र को मारने आए थे, सभी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और चार्जशीट फाइल की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, इस बात का आश्वासन। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, कब्जे की सूचना पर नगर निगम का एक्शन सामने आया है। कानपुर से बड़ी खबर, कल्याणपुर पहुंची नगर निगम की टीम। एन्क्लेव आवासीय योजना की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया गया है। 2002 में नगर निगम ने डेवलप किया था। कब्जा किए जाने को लेकर सूचना पर नगर निगम का एक्शन सामने आया। एन्क्लेव आवासीय योजना को डेवलप किया गया था। शिकायत के बाद नगर निगम कब्जा खाली कराने के लिए टीम मौके पर पहुंची है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, मैं बता दूं कि नगर निगम ने जो है 2002 में अपनी एक सोसाइटी नगर निगम इनक्लेव आवासीय योजना कल्याणपुर में बसाई थी और लगातार उसके बाद जो है ये योजना का लाभ जो है लोग पा रहे थे। और अब जो है लगभग 2 साल से यहाँ पर जो है शिकायतें आ रही हैं नगर आयुक्त के पास कि यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है, लगभग 1 बीघा में ग्रीन बेल्ट है और वहाँ पर लोग जबरदस्ती कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं। तो उसी की शिकायत को चलते हुए नगर निगम का दस्ता, तहसील की टीम
और उसके साथ नक्शा विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और उस ग्रीन बेल्ट की जगह का उन्होंने इंक्वायरी करी। कब्जा उनको खाली कराना था, लेकिन उससे पहले वहां पर नापजोक करी गई और उसके बाद वो टीम जो है वापस चली आई है। हालांकि अभी नगर आयुक्त है नहीं, और जैसे ही नगर आयुक्त आएंगे तो फिर उसके बाद उनके आदेश के बाद जो है इस जमीन को खाली कराया जाएगा। बिल्कुल, जो लोग एक लंबे अरसे से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, क्या उन लोगों को हटाने के लिए नोटिस थमाया गया है नगर निगम की तरफ से? बिल्कुल, अभी जो है ना सभी को वार्निंग दे दी गई है और उसके साथ साथ जो वहाँ की प्रॉपर्टी है उसका जो नापजोक है वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि जो प्लाटिंग करके कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे थे उन्होंने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी नगर निगम की नहीं है, तो उसके जो दस्तावेज है उनकी भी जांच करी जा रही है और जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। अगर नगर निगम की हुई तो फिर इसे तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल कब्जा को लेकर सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अब हिदायत दी गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।